देहरादून में एक रात त्रिपुरा का एक नौजवान छात्र एंजिल चकमा सड़क पर चल रहा था। शायद दोस्तों से मिलकर लौट रहा होगा या बस यूं ही टहल रहा होगा। वो किसी से लड़ नहीं रहा था, कोई हंगामा नहीं कर रहा था। वो बस अपनी जिंदगी जी रहा था। फिर कुछ लोगों ने उसे रोका। उसका नाम नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि वो कहाँ से है। बस उसके चेहरे को देखा और उसे चीनी और चिंकी बुलाना शुरू कर दिया। जब एंजिल ने बस इतना कहा, मैं भारतीय हूं, चीनी नहीं, तो उस पर हमला हो गया। कुछ दिनों बाद अस्पताल में एंजिल की मौत हो गई। ये कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ गुंडों की वहशी हरकत थी, या ये हमें हमारे समाज के बारे में कुछ कुछ बहुत बड़ा और ज्यादा डरावना बताती है। तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अंजेल की कहानी एक अकेली दुखद घटना नहीं है, ये एक लक्षण है, एक बहुत गहरी बीमारी का लक्षण। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं, उनका मकसद भी यही समझना है कि समाज में फैला हुआ छोटा छोटा अज्ञान, जिसे हम रोजमर्रा में नजरअंदाज कर देते हैं, वो एक दिन इतनी भयानक हिंसा का रूप कैसे ले लेता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग अदृश्य तरीके से चलती रहती है, जब तक कि अंजेल जैसा कोई हादसा हमें झकझोर कर जगा नहीं देता। ठीक है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जब हम पूर्वोत्तर भारतीय या नॉर्थ ईस्टर्नर कहते हैं, तो कई लोगों के दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर बनती है। ये है क्या? ये कौन लोग हैं? और यहीं से, इसी धुंधलेपन से सारी समस्या शुरू होती है, अज्ञानता से। देखिए, पूर्वोत्तर भारत कोई एक जैसा इलाका नहीं है। ये 8 अलग-अलग राज्यों का समूह है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। हर राज्य का अपना अनूठा इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं हैं। यहाँ सैकड़ों जनजातियां रहती हैं। ये भारत का शायद सबसे ज्यादा विविधता वाला हिस्सा है। और इसी विविधता का एक हिस्सा ये भी है कि वहाँ के बहुत से लोगों की शक्ल सूरत, उनके शरीर की बनावट देश के बाकी हिस्सों के लोगों से अलग है। उनकी आंखों की बनावट, उनके फीचर्स, जिन्हें हम ईस्ट एशियन या मंगोलॉइड फीचर्स कहते हैं। और मुझे लगता है कि यही वो पहली चीज है जो बाकी भारत नोटिस करता है। बिल्कुल। और ये अलग दिखना ही उनके लिए एक पहचान भी बन जाता है और एक बोझ भी, क्योंकि इसी अलग दिखने की वजह से जब वो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई या देहरादून जैसे शहरों में पढ़ने या काम करने आते हैं, तो उन्हें अपने ही देश में विदेशी मान लिया जाता है। हाँ, और फिर शुरू होता है उन सवालों का सिलसिला जो शायद हर पूर्वोत्तर भारतीय ने कभी ना कभी सुना होगा। आर यू फ्रॉम चाइना? आप नेपाली हो? आपकी हिंदी तो बड़ी अच्छी है। और सबसे चुभने वाला, आप इंडियन तो लगते नहीं। ये सवाल सुनने में भले ही मासूम लगें, लेकिन ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, है ना? ये बिल्कुल जिज्ञासा नहीं है, ये रोजमर्रा का नस्लवाद है। मतलब इसे कैजुअल रेसिज्म कहते हैं, जिसे हमारे समाज ने इतना सामान्य मान लिया है कि पूछने वाले को लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। लेकिन सोचिए, उस इंसान पर क्या बीती होगी जिससे दिन में 10 बार उसकी नागरिकता पर सवाल उठाया जाता है। हर बार जब कोई उनसे ये सवाल पूछता है, तो वो अनजाने में कह रहा होता है, तुम हम में से एक नहीं लगते, तुम बाहरी हो। ये उन्हें लगातार अपने ही देश में एक बाहरी होने का एहसास कराता है। ये उनकी पहचान पर एक छोटा सा रोज का हमला है। ये नफरत इतनी गहरी और आम है, तो ये सवाल उठता है कि ये आती कहाँ से है? मतलब क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी, या इसके पीछे कोई इतिहास है, कोई वजह है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और हमें इसके लिए इतिहास में झांकना पड़ेगा। जब अंग्रेज भारत में थे, तो उन्होंने पूर्वोत्तर को कभी भी मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं माना। वो उसे एक फ्रंटियर यानी सीमांत क्षेत्र की तरह देखते थे, एक जंगली पिछड़ा हुआ इलाका जो बस एक बफर जोन का काम करता था। उसे बाकी भारत से अलग थलग रखा गया। और आजादी के बाद भी ये अलगाव एक तरह से बना रहा। भौगोलिक रूप से भी भारत का नक्शा देखें तो पूर्वोत्तर एक बहुत ही पतले से रास्ते से, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या मजाक में चिकन नेक कहते हैं, बाकी देश से जुड़ता है। तो एक फिजिकल दूरी तो हमेशा से रही है। बिल्कुल। और उस फिजिकल दूरी के साथ साथ एक मानसिक और सांस्कृतिक दूरी भी पैदा हो गई। दशकों तक उस इलाके में उग्रवाद चलता रहा, जिससे वहां सेना की भारी मौजूदगी रही। इससे बाकी देश के मन में एक छाप बनी कि वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। ये बात मुझे हमेशा बहुत चौंकाती है। हम स्कूल में मुगलों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, मराठों के बारे में पढ़ते हैं, दक्षिण के साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अहोम साम्राज्य, जिसने मुगलों को कई बार हराया, उसका जिक्र तक नहीं मिलता।
हम मणिपुर के या नागाओं के गौरवशाली इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? लगभग लगभग कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर पैदा की गई अज्ञानता है। बिल्कुल। और जब आप किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो आप खाली जगह को अपनी कल्पनाओं और सुनी सुनाई बातों से भरते हैं। इसी अज्ञानता ने वो उपजाऊ जमीन तैयार की जिस पर रूढ़ियां यानी स्टीरियोटाइप्स के बीज बोए गए हैं कि वहां के लोग अजीब अजीब चीजें खाते हैं, उनकी लड़कियां फास्ट होती हैं, वो लोग जंगली होते हैं। ये सब धारणाएं उसी अज्ञानता से पैदा हुई और धीरे धीरे यही धारणाएं गहरे पूर्वाग्रह में एक नफरत में बदल गईं। ठीक है, तो इतिहास की वजह से एक दूरी बन गई। हमारी किताबों ने हमें कुछ सिखाया नहीं और इस वजह से अज्ञानता और पूर्वाग्रह फैल गया। लेकिन अज्ञानता से कोई किसी को मारता तो नहीं है ना? ये पूर्वाग्रह, ये नफरत आखिर हिंसा में कैसे बदल जाती है? मतलब कोई इंसान सुबह उठकर ये तो तय नहीं करता कि आज मैं किसी को उसकी शक्ल की वजह से मारूंगा। ये होता कैसे है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये रातों रात नहीं होता। ये एक फिसलन भरी ढलान है और ये ढलान इतनी फिसलन भरी इसलिए है क्योंकि इस पर पड़ने वाला हर छोटा कदम, एक मजाक, एक ताना, हमें नॉर्मल लगता है। हम उस पर फिसलते जाते हैं जब तक कि हम सबसे नीचे यानी हिंसा तक नहीं पहुंच जाते। इसे थोड़ा और समझाएंगी? ये ढलान, ये शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है नस्लवादी चुटकुलों से। जब कोई चिंकी शब्द का इस्तेमाल करता है और पूरा ग्रुप हंसता है, जब कोई किसी को उसकी आंखों को लेकर ताना मारता है और हम चुप रह जाते हैं, जब पीड़ित को ही कहा जाता है कि अरे मजाक को मजाक की तरह लो या इतना सेंसिटिव मत बनो, हर बार जब हम ऐसा करते हैं या होने देते हैं, हम उस नफरत को समाज में थोड़ी और जगह दे देते हैं, उसे सामान्य बना देते हैं। हम उस ढलान पर एक कदम और नीचे फिसल जाते हैं। और अंजील चकमा का मामला तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है। उसके साथ भी तो यही हुआ। हमलावरों ने शुरुआत गालियों से की, चीनी, चिंकी। जब अंजेल ने विरोध किया तो वो धमकियों पर उतर आए और जब उसने अपनी भारतीयता पर जोर दिया तो वो धमकियां जानलेवा हमले में बदल गईं। ये एक सीधी लाइन है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि शब्दों से क्या होता है, लेकिन यहाँ साफ दिखता है कि शब्द ही हिंसा की नींव रखते हैं। बिल्कुल। और जब समाज इस तरह के शब्दों और व्यवहार को सामान्य बना देता है, तो हमलावर को एक तरह की, आप कह सकते हैं, मौन स्वीकृति मिल जाती है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है या कह रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि बाकी सब भी तो ऐसा ही सोचते या करते हैं। उसे लगता है कि समाज उसके साथ है और यहीं पर हमारी सामाजिक निष्क्रियता, हमारी चुप्पी हिंसा के लिए जमीन तैयार कर देती है। हम सब अनजाने में उस अपराध में भागीदार बन जाते हैं। जब ये नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि उस पर हिंसा की पूरी इमारत खड़ी हो जाए, तब हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कानून, हमारा सिस्टम हमें बचाएगा। लेकिन क्या हमारा कानून इसके लिए तैयार है? क्या हमारे पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए सही कानूनी हथियार हैं भी? यहीं पर हम एक बहुत बड़े विरोधाभास पर आते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है। हम विविधता में एकता की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में नस्लवाद से निपटने के लिए कोई मजबूत, समर्पित कानून नहीं है। हमारे पास हेट क्राइम या घृणा अपराध को परिभाषित करने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई किसी पर नस्लभेदी टिप्पणी करता है या हमला करता है तो पुलिस क्या करती है? ज्यादातर मामलों में इसे एक मामूली लड़ाई या आपसी कहासुनी मानकर आईपीसी की हल्की फुल्की धाराओं जैसे मारपीट या अपमान के तहत दर्ज कर लिया जाता है। जो नस्ली नफरत उस हमले के पीछे की मुख्य वजह थी, वो कहीं रिकॉर्ड पर ही नहीं आती। वो बस दो लोगों का निजी विवाद बनकर रह जाता है। इससे अपराध की गंभीरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। और जब कानून और समाज दोनों ही इस तरह फेल हो जाते हैं तो इसका पूरे सिस्टम पर जो असर होता है वो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। पहला असर तो पीड़ितों पर पड़ता है। उन्हें पता होता है कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, या शायद पुलिस स्टेशन में भी उन्हें वैसी ही पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग तो शिकायत ही नहीं करते। दूसरा, पुलिस बल में भी इस तरह के मामलों को लेकर संवेदनशीलता की भारी कमी है। और आखिर में जब मामला कोर्ट तक पहुंचता भी है
तो न्याय या तो मिलता ही नहीं या मिलने में सालों लग जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खामोशी तो हमारे सिस्टम की है। जब कानून ही नस्ली नफरत को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में नहीं पहचानता, तो हम समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये चुप्पी, ये सचमुच मार देती है। ये बहुत डरावनी तस्वीर है। तो फिर आगे क्या? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं बदला, तो इसका भविष्य क्या हो सकता है? यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता अंधेरे की तरफ जाता है। अगर अंजिल चकमा जैसी घटनाएं होती रहीं और न्याय नहीं मिला, तो पूर्वोत्तर के युवाओं में अलगाव की भावना और भी ज्यादा बढ़ेगी। उनका आइडिया ऑफ इंडिया पर, यहाँ की न्याय व्यवस्था पर विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि इस देश में उनकी जगह सिर्फ कागजों पर है, दिलों में नहीं। और ये भावना भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है? दूसरा रास्ता उम्मीद का है। वो ये है कि हम अंजिल की मौत जैसी त्रासदियों को एक वेकअप कॉल, एक निर्णायक मोड़ की तरह देखें। ये वो पल हो सकता है जब समाज जागे और बदलाव की मांग करें। सख्त हेट क्राइम कानून बनाए जा सकते हैं जो नस्ली मंशा को एक गंभीर अपराध माने। हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम बदले जा सकते हैं ताकि देश का हर बच्चा छोटी उम्र से ही पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में जाने। अहोम योद्धाओं के बारे में पढ़ें, रानी गाइडिल्यू के बारे में जानें, ताकि अज्ञानता की कोई गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन ये कानून बनाना या सिलेबस बदलना, ये तो बहुत बड़ी और लंबी प्रक्रियाएं हैं। एक आम इंसान के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? क्या हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल। असल बदलाव हमेशा जमीनी स्तर से ही शुरू होता है और कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आसान कदम है नस्लवादी चुटकुलों पर हंसना बंद करना और उन्हें टोकना। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। कई बार अपने ही दोस्तों या परिवार के बीच ऐसा होता है और लोग सोचते हैं कि माहौल क्यों खराब करना। इस झिझक को कैसे दूर किया जाए? ये झिझक स्वाभाविक है, लेकिन हमें चुनना होगा। एक पल की ऑकवर्डनेस या किसी के सम्मान और सुरक्षा को दांव पर लगने देना। हमें बस शांति से लेकिन मजबूती से कहना है, यार ये मजाकिया नहीं है। ऐसे शब्द चुभते हैं। एक बार दो बार टोकने पर शायद लोग बुरा माने, लेकिन धीरे धीरे उन्हें संदेश मिल जाएगा कि ये ठीक नहीं है। दूसरा कदम है गलत धारणाओं को सुधारना। अगर कोई कहे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो उसे सही जानकारी दें। और शायद सबसे जरूरी, अपने बच्चों को सिखाना, उन्हें भारत का पूरा नक्शा दिखाना और समझाना। उन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों, वहां के लोगों, त्योहारों, खान पान के बारे में कहानियां सुनाना, ताकि वो उस अज्ञानता के साथ बड़े ना हो जिसके साथ शायद हम हुए हैं। और आखिरी और सबसे मुश्किल कदम, जब आप अपनी आंखों के सामने किसी के साथ नस्ली दुर्व्यवहार होते देखें, तो चुप ना रहें, आवाज उठाएं। जरूरी नहीं कि आप लड़ाई में कूद पड़े, आप बस पीड़ित के पास जाकर खड़े हो सकते हैं ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। आप अपने फोन से वीडियो बना सकते हैं, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, या बस हमलावर को घूर कर देख सकते हैं ताकि उसे एहसास हो कि उसे देखा जा रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि चुप रहना भी एक तरह से अन्याय करने वाले का साथ देना है। जब हम कुछ गलत होते देखकर मुंह फेर लेते हैं, तो हम अनजाने में उसी का पक्ष ले रहे होते हैं। आखिर में हम वापस अंजेल चकमा की कहानी पर आते हैं। उसकी मौत के बारे में एक बात बहुत साफ तौर पर कही गई है। उसकी मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि वो कमजोर था। उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि नफरत मजबूत थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। अंजेल चकमा चीनी नहीं था, वो बाहरी नहीं था, वो भारतीय था। उतना ही भारतीय जितना मैं या कोई और इसी बिंदु पर ये सारी बातचीत एक आखिरी बेचैन करने वाले सवाल पर आकर खत्म होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में किसी नागरिक को अपनी भारतीयता का सबूत अपने चेहरे से देना पड़े, अगर उसे ये कहना पड़े कि मैं भारतीय हूँ, चीनी नहीं, और इस एक वाक्य की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े, तो हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए कि हम कैसा राष्ट्र बन रहे हैं।